चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आई गेस यू ऑल आर डूइंग गुड फ्रेंड्स। तो सीए इंटर ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम लोग अभी ये इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट एसेज फ्रॉम योर सिलेबस, जो है आपके एसे 260 और दूसरा आता है आपका एसे 265। तो इन दो एसेज को हमको फिनिश करना है फ्रेंड्स। अर्लियर सिलेबस के अंदर, यानी कि ओल्ड सिलेबस के अंदर ये दोनों एसेज आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी नए सिलेबस में एसे 260 और 265 दोनों को उन्होंने ऐड कर दिया है और दोनों एसेज आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने हैं। सीए फाइनल के सिलेबस से आपके इंटर के सिलेबस में ऐड हुआ है। इसका मतलब यह है कि सीए फाइनल के क्वेश्चंस आपको रेफर करने पड़ेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर सीए इंटर। और पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगा इन दो एसेज के ऊपर, तो सीए फाइनल में एक आध क्वेश्चन तो इन दो एसेज पे फ्रीक्वेंटली आस्क किया ही जाता था, तो आपके इंटर के पेपर में भी ये दो एसेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंस को लेकर के हमको इन दो एसेज को रिवाइज करना है। समझ लो एक क्वेश्चन इन दो एसे में से आपको बन सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस एसेज के अंदर कवर करेंगे उनमें से समझ लो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि दो एसेज का मिल मिला के वेटेज मेरे हिसाब से हो सकता है तो 3 से 5 मार्क का, यानी कि 5 मार्क का मैक्सिमम वेटेज जो है वो इस एसेज के ऊपर, इन दो एसेज के ऊपर हो सकता है। अगर मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो दो ऐसे का मिलाकर के 4 या 5 ही क्वेश्चंस है जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उन वो 4 या 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बाकी इसके आजू बाजू के जो पॉइंट्स है उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि उन 4 या 5 क्वेश्चंस का आइडिया, बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो जाए एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर दोज 4-5 क्वेश्चंस। चलिए तो शुरू करते हैं एसे 260 एंड 265। फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट द एसे 260 एंड 265 का नाम, तो अगर देखो बच्चों 260 का नाम अगर आप देख रहे हो तो 260 का नाम है कम्युनिकेशन विथ TCWG एंड मैनेजमेंट, एंड वहीं पे मैं ऐसे 265 का नाम देखता हूं तो 265 का नाम है दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल विद द TCWG। ओके, तो 260 और 265 में क्या अंतर है? 260 में हम लोग ऑडिटर, TCWG एंड मैनेजमेंट को ऑडिट के अंदर जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है या जो मैटर्स कम्युनिकेट हो जाने चाहिए वो कम्युनिकेट करते हैं। ऑडिट शुरू होने के पहले, ऑडिट के दौरान और ऑडिट खत्म होने के बाद भी, रिपोर्ट इशू होने के पहले, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ योर ऑडिट आपको अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट और TCWG के साथ कर लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑडिट शुरू करने से पहले आपको TCWG को आपके ऑडिट का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या कंटेंट हो सकते हैं इनका कम्युनिकेशन करना है। आपके ऑडिट का स्कोप क्या है ये कम्युनिकेट करना है। आपको मैनेजमेंट से TCWG के ऑडिट के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो कम्युनिकेशन करना है। ऑडिट के दौरान अगर आपको कुछ मिसस्टेटमेंट्स मिली, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है, वो कम्युनिकेट करना है। ऑडिट के दौरान अगर आपको कोई ऐसा मैटर लगा जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उनको कम्युनिकेट करने जैसा है, तो वो आप कम्युनिकेट करेंगे। पूरा ऑडिट खत्म होने के बाद उनको आपके ऑडिट के बाद कौन कौन से सिग्निफिकेंट पॉइंट्स नजर आए हैं जिसकी वजह से आपका ओपिनियन बदल सकता है, यानी कि आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड से मॉडिफाइड हो सकता है, एडवर्स हो सकता है, वो बातें कम्युनिकेट करनी है। तो इन शॉर्ट ऑडिट के दौरान आपको जो भी मैटर्स इंपॉर्टेंट लगे कि TCWG मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है वो आपको कम्युनिकेट करना होगा ऐसे 260 के अंदर, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट ऑडिटर शुड डू विद द TCWG एंड मैनेजमेंट। 265 के अंदर आपको कम्युनिकेट करना है स्पेसिफिकली डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, मतलब 260 एक जनरल कम्युनिकेशन है और 265 बस और बस इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करने वाला है। और वो भी कौन सा डेफिशिएंसीज? वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, सारे के सारे नहीं, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। तो ये डिफरेंस है 260 और 265 में।
बेसिकली 260 और T65 में हम मैनेजमेंट TCWG के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करने का नेचर जो है वो अलग हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 260 के डिस्कशन के साथ। तो फ्रेंड्स 260 का नाम देखिए, यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन विथ दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, इन शॉर्ट हम उसको TCWG कहते हैं, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, TCWG। तो ये TCWG कौन होता है? लेमैन टर्म्स में बात करेंगे तो TCWG मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके कंट्रोल में, जिनके हाथों में कंपनी का गवर्नेंस है, मतलब कंपनी को आगे चलाने के लिए क्या कुछ बातें डिस्कस करनी, क्या कुछ बातें डिसाइड करनी है, क्या कुछ डिसीजंस लेने हैं, ये सारी बातें TCWG के हाथ में होती है। मतलब वो लोग जिनके कंट्रोल में कंपनी के अफेयर्स है, कंपनी का गवर्नेंस है, कंपनी को चलाने का पावर उनके पास है। अब ये TCWG में कौन आता है? यूजुअली अगर मैं बात करूंगा तो कंपनी का मैनेजमेंट बॉडी जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो बॉडी होता है, वही आपका TCWG हो सकता है। आज कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर है तो 10 डायरेक्टर्स आर योर TCWG। तो मैनेजमेंट और TCWG में क्या अंतर है? कई बार एंटिटीज के अंदर TCWG अलग होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दी ऑडिट पार्ट, तो ऑडिट के लिए उन 10 डायरेक्टर में से हमने कुछ डायरेक्टर्स का एक कमेटी बनाया हुआ है जिसका नाम है ऑडिट कमेटी। तो आज ऑडिटर ऑडिट के रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन करेगा, प्राइमा फेसी जिसके साथ कम्युनिकेशन होगा वो उस ऑडिट कमेटी के साथ होगा। तो ऑडिट के रिलेटेड, ऑडिट का गवर्नेंस चेक करने के लिए, ऑडिट को गवर्न करने के लिए हमारे कंपनी में एक ऑडिट कमेटी बैठाई हुई है। उस ऑडिट कमेटी को हम TCWG कहेंगे। या फिर और कोई चीज है जैसे CSR कमेटी हो गया, आप इंटरलॉक के अंदर सेक्शन 135 पढ़े हो CSR। तो आज अगर कंपनी के अंदर CSR के बारे में जो कुछ भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी काम करना है, वो सारा काम किसके द्वारा होगा? CSR कमेटी के द्वारा होगा। तो CSR कमेटी इज द TCWG फॉर योर CSR। तो यूजुअली मैनेजमेंट और TCWG एक ही होते हैं, लेकिन कई बार कुछ कंपनीज के अंदर TCWG मैनेजमेंट से अलग होता है, जिनके पास कंपनी के किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज की ऑथोराइजेशन होती है, जिनको वो स्पेसिफिकली वो काम करने के लिए हमने ऑथोराइज किया हुआ है, तो वो आपके TCWG हो गए। यूजुअली ऑडिटर के लिए TCWG कौन होगा? अगर अलग से TCWG नहीं है तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके लिए TCWG है, और अगर ऑडिट कमेटी वगैरह बनाई गई है तो वो ऑडिट कमेटी आपकी क्या हो सकती है? TCWG हो सकती है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ TCWG। लेट्स जस्ट चेक कि ऐसे 260 में TCWG का मतलब कहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 41 पे, लास्ट में आइएगा और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हु आर TCWG। तो नोट नंबर 2 अगर आप देख रहे हो तो वहां पे आपको TCWG का मतलब देखने को मिल जाएगा। तो हु आर TCWG देखिए, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कोई भी पर्सन जो उसको पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को ओवरसी करे, कंपनी को स्ट्रैटेजिकली डायरेक्ट करने का काम इन लोगों का होता है। दिस इंक्लूड्स ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, मतलब हो सकता है कि ये लोग कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देख रहे हो। तो TCWG में कभी कभार मैनेजमेंट पीपल भी इंक्लूड हो जाते हैं, जस्ट आई टोल्ड यू राइट नाउ। दीज आर प्रोबेबली हो सकता है कई बार सुपरवाइजरी बोर्ड हो सकता है जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया ऑडिट कमेटी हो गया या CSR कमेटी हो गया, तो ये लोग भी इसके अंदर आ सकते हैं। रेम्यूनरेशन कमेटी हो गया, नॉमिनेशन कमेटी हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के कमेटीज हम बना करके सुपरवाइजरी बोर्ड अलग रख सकते हैं। कभी कभार मैनेजमेंट और TCWG एक ही होते हैं, कभी कभार हमारे पास एक सुपरवाइजरी बोर्ड एग्जिस्ट करता है जो एग्जीक्यूटिव यानी कि काम करने वाले रेगुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग हो सकते हैं। अगेन इन सम केसेस सम ऑल और TCWG आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग ऑफ द एंटिटी। कई बार सारे के सारे डायरेक्टर जो होते हैं वो मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। गवर्नेंस स्पेसिफिकली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें ये आपको पढ़ने की गरज नहीं है। TCWG क्या होता है ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, वेट, TCWG क्या है ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको ये पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 2, 3 एंड पॉइंट नंबर 5 ये भी याद रख लिया तो भी चल जाएगा। तो क्या कहते हैं कि कई बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में TCWG इन्वॉल्व होता है और TCWG और मैनेजमेंट एक ही होता है। कई बार हम लोग अलग अलग सुपरवाइजरी बोर्ड रखते हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अलग होते हैं,
इनको हम TCWG कहते हैं। और कई बार क्या हो सकता है कि कुछ या फिर सारे के सारे TCWG होते हैं, वो TCWG आपके मैनेजिंग बॉडी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर मार्क करके लीजिएगा, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड पॉइंट नंबर 5। ये TCWG कौन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए काफी है। तो ये पहला पॉइंट ऐसे 260 पढ़ने के टाइम पे कि TCWG कौन होता है। चलिए TCWG कौन होता है वो समझ लिया। अब बच्चों समझना पड़ेगा कि TCWG के साथ कम्युनिकेशन क्या करना है। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है इस ऐसे के अंदर। पहला क्वेश्चन जो आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि भैया ऐसे कहता है कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट एंड TCWG, तो कौन कौन से मैटर्स आपको कम्युनिकेट करना है, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। तो प्लीज बच्चों थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे समझना है कि कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करना है। इसके लिए आपको ये पॉइंट नंबर 1 बुलेट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 और यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 3, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। उसके अंदर अगेन थर्ड पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स भी आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है और पहले पॉइंट के अंदर भी सब पार्ट आता है, तो याद रखना होगा। देखिए पहला जो कम्युनिकेशन आपको मैनेजमेंट और TCWG के साथ करना है कि हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विथ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो यूजुअली क्या होगा बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है। तो आप बताइए TCWG मैनेजमेंट को, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, हम उसको ऑडिट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की और हमारे सामने प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उस पर अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और TCWG फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स व्हाट, कि हम प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करेंगे, उसके अंदर मिसस्टेटमेंट्स नहीं होंगे। ऑडिट करने के बाद उसके अंदर मिसस्टेटमेंट होती नहीं है, ये हम गारंटी प्रोवाइड नहीं करते। ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, TCWG का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, उसको प्रेजेंट करना, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना, अकाउंटिंग पॉलिसी को सही से इंप्लीमेंट करना, सही से सिलेक्ट करना, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना, ये सब मैनेजमेंट और TCWG का काम है, हमारा काम नहीं है। तो हम पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कि हम नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे। हमारा काम है ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ओपिनियन फॉर्म करना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। हमारा ऑडिट TCWG और मैनेजमेंट के उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको मुक्त नहीं करता है। जैसे प्रेजेंट करना, प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा ऑडिटर आपको रिलीव नहीं करता है कि ऑडिट कर ले तो सब कुछ हमारा काम भी हो गया, नहीं, ये आपका पूरा काम है। ये पहली बात, ऑडिट शुरू करने से पहले मैनेजमेंट TCWG को बताना, कम्युनिकेट करना, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने करना है मैनेजमेंट TCWG। चलिए ऑडिट शुरू करने से पहले और एक बात बताएंगे, उनको बताइए कि हमारे ऑडिट के स्कोप में क्या आता है, क्या नहीं आता है। वैसे एंगेजमेंट लेटर में भी हम ये कम्युनिकेशन करते हैं, अलग से बताइएगा कि भैया हमारा स्कोप क्या है ऑडिट का, ऑडिट के अंदर क्या आता है, क्या नहीं आता है। देखो ऑडिट हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप इंटरनल ऑडिट करवा के लेंगे, ये हमारे स्कोप में नहीं आता है भाई। आप ऑडिट करेंगे, हमसे फ्रॉड आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम बस ऑडिट करेंगे, निकल जाएंगे। अकाउंटिंग करना हमारे ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है। तो हमारे स्कोप में क्या आता है, क्या नहीं था, क्या आता है स्कोप में, हम ऑडिट करेंगे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे, आपको रिपोर्ट करेंगे, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग करेंगे। इंटरनल ऑडिट करके पूरा रिपोर्ट बना करके देने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बोलेंगे चलो एक काम करो, आप पूरे साल का ऑडिट भी कर रहे हो, उसके अंदर आप क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करके दो, नहीं भाई, उसके लिए अलग से एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, हमारे रेगुलर ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है। एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट कि कब हम लोग ऑडिट के लिए आएंगे और एक्सपेक्टेड हमारा ऑडिट कब तक खत्म हो सकता है, कब क्या चीजें हमको चेक करनी है, एडोकली बता दो। सर टाइमिंग बता दिया तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे ऑडिट करना है। देखो भैया, आप एक छोटी मोटी कंपनी को ऑडिट नहीं कर रहे हो, बड़ा सोचो
मान लो आप किसी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, जैसे यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, you are doing audit of for say Tata Motors Limited, you are doing audit suppose Wipro Limited, तो बड़ी बड़ी कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे साल के खत्म होने के बाद आप जाएंगे और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेकिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको ऑडिट के लिए जाना है तो आप पूरे साल भर उस कंपनी को ऑडिट करेंगे और उसकी पीरियोडिसिटी बताएंगे कब हम लाएंगे। जैसे आपने एक क्वार्टर के बाद जाकर के पिछले क्वार्टर का चेकिंग करना है, तो उनको बता दो टाइमिंग क्या है, हम बेटा क्वार्टर ले आएंगे, एक क्वार्टर अप्रैल मई जून खत्म हो गया तो अप्रैल मई जून पहले क्वार्टर का ऑडिट हम जुलाई महीने में करेंगे, जुलाई महीने के 15 के बाद करेंगे, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन आपके लिए तैयार रखे जो आपको ऑडिट के लिए रेलेवेंट रहेगा। या फिर आप कहेंगे नहीं हम महीने के बाद आएंगे, अप्रैल महीना हो गया, अप्रैल महीने के बाद अप्रैल का ऑडिट हम मई के 15 तारीख के बाद करेंगे, या फिर आप 6 मंथली आएंगे। टाइमिंग क्या होगा ऑडिट का, आप स्कोप बताइए, टाइमिंग बताइए, ताकि उस हिसाब से वो अपना प्रिपरेशन, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करके रखे, ताकि आपको ऑडिट में कोई दिक्कत ना आए। तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने करना क्या है, कम्युनिकेशन करना है। दूसरा, आप अपने ऑडिट का स्कोप एंड टाइमिंग बताए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा और हमारे ऑडिट का टाइमिंग क्या होने वाला है। और तीसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है वो है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, कि आपके ऑडिट के दौरान आपको कौन से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आए हैं। हो सकता है कि वो फाइंडिंग्स आपके ऑडिट ओपिनियन को अफेक्ट करने वाले हो या नहीं हो, इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के बारे में हो, तो वो आप बताइएगा। जैसे ऑडिटर्स व्यू अबाउट द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इसका क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि आपने थोड़े ज्यादा डिस्क्लोजर देने चाहिए। ओके, यू रिक्वायर मोर डिस्क्लोजर्स, मतलब रिलेटेड पार्टीज का डिस्क्लोजर आपने कर दिया है, लेकिन इसमें और एलैबोरेटेड डिस्क्लोजर होना चाहिए। इस रिलेटेड पार्टी के साथ हमने किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने वैल्यू तो दे दिया है और आपने बता दिया कि ये प्रकार का हमने ट्रांजैक्शन किया है, उसके बारे में थोड़ा एडिशनल डिटेल बताइएगा। रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर को आपने कोई लैंड बेचा है, तो लैंड बेचा तो कितने रुपए में बेचा ये तो दे दिया, लेकिन उसको बताओ कि लैंड बेचा है, ये लैंड यहाँ पे लोकेटेड था और इसको हमने बेच दिया है, इसके अंदर कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है। थोड़ा मोर डिस्क्लोजर दीजिएगा किसी भी मैटर के ऊपर, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हो गया कि ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर का व्यू ऐसा है कि ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है रिगार्डिंग एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। नोट्स टू अकाउंट्स में थोड़े ज्यादा डिस्क्लोजर देने चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी हो, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो, उस बारे में आप थोड़ा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताइएगा। नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग ऑडिट। आप ब्रांच ऑडिट के लिए चले गए थे, लेकिन ब्रांचेस से आपको बराबर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। आप इन्वेंट्री चेकिंग के लिए चले गए, इन्वेंट्री के चेकिंग आप नहीं कर पाए बिकॉज इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास लोकेटेड है। थर्ड पार्टी के पास जाकर के इन्वेंट्री चेक करना मुश्किल हुआ हमको, मतलब इन्वेंट्री के ऊपर हमको सही पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। दैट इज माई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। ब्रांच का इंफॉर्मेशन नहीं मिला, इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन नहीं मिला। नेक्स्ट वन, अनलेस ऑल ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एंटिटी। मतलब हो सकता है हमने ऊपर बोला टीसीडब्ल्यूजी मतलब कौन है, हो सकता है कि सारी मैनेजमेंट बॉडी आपकी टीसीडब्ल्यूजी है, आई बात समझ में, सारी मैनेजमेंट बॉडी आपकी टीसीडब्ल्यूजी है, या फिर टीसीडब्ल्यूजी अलग है मैनेजिंग बॉडी अलग है। तो अनलेस जब तक कि सारे टीसीडब्ल्यूजी आपके मैनेजिंग है, आप ये कम्युनिकेशन ना करिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को आपने ऑलरेडी ये बता दिया तो टीसीडब्ल्यूजी को अलग से बताने की गरज नहीं है। तो अनलेस यूर टीसीडब्ल्यूजी आर मैनेजिंग द एंटिटीज सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड और सब्जेक्ट टू करस्पॉन्डेंस विद द मैनेजमेंट, मतलब अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग है तो आप ये बातें बताइएगा। कौन सी बातें, कि कौन से मैटर्स है सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अपने मैनेजमेंट को बताए हैं। टीसीडब्ल्यूजी हमने मैनेजमेंट को ये बातें बता दी ऑलरेडी, देख हो सकता है कि इस वजह से अपना ओपिनियन बदले, कोई ऑडिट के अंदर ऑडिट करते समय आपको कोई मिसस्टेटमेंट्स मिली है, वो अपने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को किया है। टीसीडब्ल्यूजी को आप ये नहीं बताएंगे, मैनेजमेंट को बताएंगे, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं वो अपने मैनेजमेंट को बताए होंगे, जिसको रेक्टिफाई नहीं किया होगा मैनेजमेंट ने प्रोबेबली। तो ये बातें आप टीसीडब्ल्यूजी को बताइए, टीसीडब्ल्यूजी ये मैटर्स हमने मैनेजमेंट को टाइमली मैनर में कम्युनिकेट किए, ताकि उनके भी पास एक रेफरेंस पॉइंट रहे कि ऑडिटर ने इनको ये कम्युनिकेट किया था।
एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन द ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग। ओके, हमने देखा था ऐसे 580 के अंदर हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, तो हमको डेटर से, क्रेडिटर से, लेंडर से या किसी पार्टी से कोई रिटर्न कंफर्मेशन लेना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, बैलेंस कंफर्मेशन वगैरह लेना है मैनेजमेंट से। ओके, ये तो हो गया थर्ड पार्टी। लेकिन हो सकता है कि हम लोग मैनेजमेंट से कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्लेम करें, तो कि भैया ये सही अकाउंटिंग पॉलिसी सही है, लिख के दो। हमने अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई किया, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की हमारी ये जजमेंट है, ये लिख के दो। ये मैनेजमेंट से हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। तो कौन कौन से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने मैनेजमेंट से क्लेम किए हैं, ये भी आप टीसीडब्ल्यू को बताइएगा। तो पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर सी बोलता है कि अगर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग है तो टीसीडब्ल्यूजी को स्पेसिफिकली ये कम्युनिकेट करना होगा। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो अलग से आ सकता है कि जब तक आपके टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एक है तो क्या, और एक नहीं है तो क्या। तो एक नहीं है तो अलग से ये बताना होगा कि मैनेजमेंट को हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट के दौरान मिस स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ मिले होंगे, तो वो हमने कम्युनिकेट किए हुए हैं। और साथ साथ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट से मांगे, इन मैटर्स पे मांगे, ये मिले हैं ये नहीं मिले, ये टीसीडब्ल्यूजी को बता दो। नेक्स्ट वन, सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट। मतलब ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिससे आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब आपका ओपिनियन इस बात से मॉडिफाई हो सकता है। ये सर्कमस्टेंसेस बताओ कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है भाई, इसके अंदर रिलेटेड पार्टी का ठीक से डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है, इन्वेंट्री के अंदर सब कुछ गलतियां हैं, इससे गलती हो सकता है। मतलब जिसकी वजह से आपके अपने रिपोर्ट की फॉर्म एंड कंटेंट बदल सकते हैं, मतलब आप अपना रिपोर्ट मॉडिफाई कर सकते हो, वो बातें आप टीसीडब्ल्यूजी को बताइएगा। और ऐसे कोई भी और सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑडिटर के जजमेंट को लगते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस में रेलेवेंट हो सकते हैं, कि इसके अंदर ओवरसाइट हो सकता है। तो ये बातें जो है वो आपने कम्युनिकेट करनी किसके साथ, बोलो, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। आई बात समझ में? तो तीन बातें, बेसिकली तीन बातें आप कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करोगे, कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करोगे। तो नंबर वन, पहली बात आप कम्युनिकेट करेंगे कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें क्या लिखोगे कि भैया देखो हम यहाँ पे आए हैं अपना ओपिनियन फॉर्म करने और एक्सप्रेस करने, और हमारा ऑडिट आपको रिलीव बिल्कुल भी नहीं करता है। दूसरी बात आप कम्युनिकेट करेंगे हमारा स्कोप क्या होने वाला है और हमारे ऑडिट का टाइमिंग क्या होने वाला है। और तीसरी बात, आपके ऑडिट में कौन कौन से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, कौन कौन से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है। फाइंडिंग कौन से हो सकता है? हो सकता है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हो रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरी बात, कोई आपको डिफिकल्टी आई है ऑडिट करने के दौरान तो वो कम्युनिकेट करेंगे। तीसरी बात, जब तक आपके टीसीडब्ल्यूजी और आपका मैनेजमेंट अगर अलग अलग है तो उनको दो बातें आपने कम्युनिकेट करनी। कौन सी बातें कम्युनिकेट करनी है? पहला, आपके कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट के दौरान आते हैं, और दूसरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एंड लास्ट वन आप बोलेंगे कि आपका ओपिनियन मॉडिफाई होने के क्या क्या सीन, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। और चौथी बात, एनी अदर मैटर जो ऑडिटर के जजमेंट में सिग्निफिकेंट लगता है कि वो बातें टीसीडब्ल्यूजी को बतानी होगी, मैनेजमेंट को बतानी होगी, तो वो वाली बातें आप बताएगा। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव फ्रॉम एसएट 260 इज दिस वन। काम करेंगे शांति से, इस चार्ट को कहीं ना कहीं चिपका दो, बाजू में चिट्ठी पे वगैरह चिपका करके लगा दो, ताकि रिवीजन करने के टाइम पे आप इतना देख करके भी आगे निकल जाएंगे। क्विकली 2 मिनट दे रहा हूं, कॉपी कर लेंगे।
चलिए, तो ये रहे कुछ ऐसे मैटर्स जो ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने हैं इन केस ऑफ नॉर्मल एंटिटीज। एक दूसरा क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन सकता है, वो है आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 40 पे, कैन सी हियर, कि अगर मान लो आपकी एंटिटी एक लिस्टेड एंटिटी है, मतलब आप जिसको ऑडिट कर रहे हो वो एक लिस्टेड एंटिटी है, तो लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी के साथ उनके इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करना है। क्या करना है देखिए, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद द टीसीडब्ल्यूजी अ स्टेटमेंट दैट कि हमने सारे एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस को कंप्लाई किया हुआ है। अच्छा, इंडिपेंडेंस क्या होता है उसकी चर्चा हमने डिटेल में करी हुई है, चैप्टर नंबर 11 पूरा उसी के ऊपर है कि हम ऑडिट करने के लिए पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट है और हमने इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्यू केयर, इन सबको कंप्लाई किया हुआ है, वो एथिकल रिक्वायरमेंट हो गए। तो एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस को हमने कंप्लाई किया है, ऐसा स्टेटमेंट हमने किसको देना है, टीसीडब्ल्यूजी को। और ये बस ऑडिटर नहीं, मैंने उस टाइम पे भी बताया था, ऑडिटर नहीं, पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स और जो भी अदर्स आते हैं अपने एंटिटी के अंदर, यानी कि मेरे एंगेजमेंट पार्टनर साथ साथ बाकी पार्टनर्स साथ साथ मेरे एंटिटी में, मेरे ऑडिट फर्म में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो भी जहां जहां पे अप्रोप्रिएट है वो भी इस एथिकल रिक्वायरमेंट और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करते हैं। बस एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इनको इंडिपेंडेंस एप्लीकेबल होता है ऐसा नहीं, फर्म के अंदर बाकी जो भी आते हैं दूसरे पार्टनर्स हैं, दूसरे एम्प्लॉय जो उस ऑडिट के रिलेटेड नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट लेवल पे इंडिपेंडेंस को निभाते हैं, इंडिपेंडेंस को पूरा करते हैं, उसको कंप्लाई करते हैं। ये स्टेटमेंट हमने टीसीडब्ल्यूजी को बताना है ताकि टीसीडब्ल्यूजी निश्चिंत हो जाए कि ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट तरीके से मेरा ऑडिट करेगा। तो लिस्टेड एंटिटीज के केस में इंडिपेंडेंस के बारे में हमको ये कम्युनिकेशन करना है। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2, all relationships and other matters between firm, network firm and the entity in the auditor judgment may reasonably be thought to bear the independence, मतलब इंडिपेंडेंस के रिलेटेड और कोई कम्युनिकेशन करना है जैसे रिलेशन नेटवर्क फर्म का वगैरह, वो बता देना है। दिस इंक्लूड, अब क्या याद रखना है इस पॉइंट के अंदर, वो इसके अंदर आप बताएंगे कि आपको कितना टोटल फीस मिल रहा है और इस टोटल फीस के अंदर ऑडिट के लिए कितना फीस मिल रहा है और नॉन ऑडिट सर्विस के लिए कितना फीस मिल रहा है। नाउ फ्रेंड्स, आप कहोगे सर एज पर सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमारे पास कुछ ऐसे सर्विसेज है जैसे कि आई एम डॉक्टर सीए, ये मैंने आपको लॉ पढ़ाने के टाइम पे बता दिया था, आई एम डॉक्टर सीए, तो आप इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, आप मैनेजर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, रेंडरिंग आउटसोर्स सर्विसेज नहीं दे सकते, अकाउंटिंग की सर्विस नहीं दे सकते, बुक कीपिंग की सर्विस नहीं दे सकते, कंसल्टेंसी सर्विस नहीं दे सकते, तो ये सारे आई एम डॉक्टर सीए के अंदर आ जाते हैं। तो आप ये वाली सर्विसेज तो बिल्कुल नहीं दे सकते, तो आप ऑडिट को छोड़ करके और कौन कौन से नॉन ऑडिट सर्विसेज उसको दे रहे हो, तो 144 को छोड़ करके और भी सर्विसेज होते हैं, जैसे हमने एक ऐसे देखा था, ऐसे नहीं देखा था, हमने देखा था SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि मैंने कहा था ऑडिट या फिर लिमिटेड रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको अपना ओपिनियन देना है, आई बात समझ में, तो वो होते हैं आपके रिलेटेड सर्विसेज। तो उसके लिए भी हो सकता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा फीस मिल रहा हो, तो टोटल फीस आपको कितना चार्ज आपने किया है, उसके अंदर ऑडिट का कितना फीस है, नॉन ऑडिट का कितना फीस है, ये आपको बताना है। और अगर मान लो इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ थोड़े बहुत थ्रेड भी थे, तो यू हैव टेकन अ सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट द आइडेंटिफाइड थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। थ्रेड टू इंडिपेंडेंस मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि मैं कंपनी का ऑडिटर होने वाला हूं, तो मेरा उस कंपनी में 1 रुपए का भी होल्डिंग नहीं होना चाहिए। बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, अगर मेरे पास उस कंपनी के 1 रुपए के भी शेयर है तो मैंने उन शेयर्स को बेच दिया, आई एम नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। या मेरे रिलेटिव्स के पास कुछ शेयर्स थे, तो मैंने उनको बोला कि 1 लाख रुपए के अंदर आप अपना होल्डिंग रखिएगा। मेरी बहन के पास 1 लाख रुपए से ज्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स थे, मैंने उसको कम करके 1 लाख रुपए तक रिड्यूस कर दिया है।
ओके, तो दिस इज हाउ आई हैव टेकन द रिलेटेड सेफगार्ड्स। वैसे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से, एसक्यूसी के हिसाब से 1 लाख रुपए का कंपनी लॉ अलाउ करता है, लेकिन मेरे हिसाब से या फिर स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से 1 रुपए का होल्डिंग मेरा भी नहीं होना चाहिए, मेरे किसी रिलेटिव का भी नहीं होना चाहिए। तो आई हैव आस्क्ड देम टू सेल आउट ऑल द शेयर्स बिकॉज मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये स्टेप्स मैंने जो है लिए हुए हैं। तो लिस्टेड कंपनी के केस में आपको क्या कम्युनिकेशन करना है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, यहां पे लिखता हूं मैटर्स टू कम्युनिकेट। और दूसरी बात जो यहां पे आती है वो है कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं? बस एक ही बात का कम्युनिकेशन करना है, मैटर्स रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस। मैटर्स रिलेटिव इंडिपेंडेंस क्या कम्युनिकेट करना है आपको इंडिपेंडेंस के बारे में? आपने एक स्टेटमेंट लिख करके देना है। देखिए यहां पे ओनली कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंस के ऊपर ही हो रहा है, तो आपने कम्युनिकेशन करना है कमॉन, पहला स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट देंगे कि हम कंप्लाई करते हैं। क्या कंप्लाई करते हैं? कि भैया हम एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करते हैं एंड सॉरी यस, हम एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं, साथ साथ इंडिपेंडेंस को भी कंप्लाई करते हैं। दूसरा, हम बताएंगे हमको टोटल फीस कितना मिल रहा है और टोटल फीस के अंदर ऑडिट का कितना फीस है और नॉन ऑडिट का कितना फीस है, जिसके अंदर 144 नहीं आता है। और ये इंडिपेंडेंस के बारे में आपने तीसरा कम्युनिकेशन करना है, दैट इज अगर कोई थ्रेड्स थे तो उसके लिए हमने क्या सेफगार्ड लगाया है, उसके लिए क्या सेफगार्ड लगाया है। तो ये पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है रिगार्डिंग द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो ये है जनरल कम्युनिकेशन, सारे एंटिटीज के लिए होगा, ये लिस्टेड कंपनी के लिए भी होगा, ये सेपरेट लिस्टेड कंपनी के लिए एडिशनल कम्युनिकेशन जो ऑडिटर ने करना है। इसको भी शांति से लिखिएगा, 2 मिनट के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए नाउ अभी ऐसे के अंदर जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। ये दो क्वेश्चंस पे हायर चांसेस है कि आपको एग्जाम में सवाल आ जाए, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि कौन सा मैटर कम्युनिकेट करना है नॉर्मल कंपनी के लिए और लिस्टेड कंपनी के लिए एडिशनल क्या कम्युनिकेट करना है। तो ये दो पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एग्जामिनेशन में सवाल 260 पे अगर प्रायोरिटी वाइज किसी पे आता है आ सकता है तो इन्हीं दो पॉइंट्स पे आएगा। अभी बस एंसिलरी बातें बची हुई है, फटाफट फिनिश करते हैं। नाउ हमने कहा कि आप कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को, मैनेजमेंट को, लेकिन करेंगे कैसे? ओरली कम्युनिकेट करेंगे या कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको करना है कंपलसरी इन राइटिंग, तो कम्युनिकेशन करो इन राइटिंग। किसके साथ? टीसीडब्ल्यूजी हो और मैनेजमेंट हो। रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस व्हेन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इंडिपेंडेंस के बारे में भी राइटिंग में कम्युनिकेशन करो। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी ऑन ए टाइमली मैनर। तो दो बातें आप याद रखेंगे। नंबर 1 टाइमली मैनर पे करो, मतलब जब गरज है तब कम्युनिकेशन करो। ऑडिट खत्म होने के बाद 2 साल के बाद कम्युनिकेशन कर रहे नहीं चलेगा। एक्सपेक्टेड फॉर्म वगैरह जो होते हैं वो पहले कम्युनिकेट करना होगा ना आपको। आपका इंडिपेंडेंस जब जब गरज है तब तक कम्युनिकेट करना है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑडिट करना है। फाइंडिंग्स जो ऑडिटर के होते हैं जो कम्युनिकेट करना है वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले करो, टाइमली मैनर में करो। साथ साथ कैसे करना है? राइटिंग में करना है। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी द फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई क्या कम्युनिकेट करना है, उसका टाइमिंग क्या होगा, एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट क्या है, वो कम्युनिकेट करो। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, जो भी फाइंडिंग्स होंगे उसको कम्युनिकेट करो। एंड रिटर्न कम्युनिकेशंस नीड नॉट टू इंक्लूड ऑल मैटर्स दैट दोज अरोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। सारी की सारी बातें कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है, जो सिग्निफिकेंट बात है वो कम्युनिकेट करना है। इस प्रोसेस के अंदर पॉइंट नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 1 2 3 जनरल कंटेंट है। क्या है? टाइमली मैनर पे करो और साथ साथ राइटिंग में करो, खत्म बात, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट वन एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन। आप मुझको बताएंगे आज मैं टीसीडब्ल्यूजी से कुछ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो मैंने उनसे कम्युनिकेशन करना है तो रिप्लाई में मेरे को भी कम्युनिकेशन आना चाहिए ना कि भैया ये मिल चुका है, ये क्या है, वो क्या है वगैरह। मैं बस कम्युनिकेशन किए जा रहा हूँ, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा है, मतलब मेरे कम्युनिकेशन कोई वैल्यू नहीं बचा है। तो ऑडिटर को ये इवैल्यूएट करना होगा, इवैल्यूएट मतलब चेक करना होगा कि क्या टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है और वो एडिक्वेट है या नहीं है। मतलब मैंने उनको कम्युनिकेट किया कि भाई ये सिग्निफिकेंट मैटर्स है, उनका तो कुछ जवाब आना चाहिए कि ये नहीं है, ये गलत है, ये कुछ तो कम्युनिकेशन आए, ताकि मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं उसको प्रॉपर कम्युनिकेट कर चुका हूं या उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, मुझको पता चले, या फिर उस पर क्या राइट कोर्स ऑफ एक्शन लेना है वो मुझको पता चले। मैंने कहा मैनेजमेंट से मैंने ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डिमांड किए थे, उन्होंने मुझको ये रिटर्न रिप्रेजेंट नहीं दिया, टीसीडब्ल्यू जरा चेक करो। दे हैव टू कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट, दे हैव टू कम्युनिकेट विद मी कि आपको क्यों नहीं मिल रहे, कैसे नहीं मिल रहे। दे हैव टू मेक श्योर दैट कि मुझको वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मिल रहे हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको इवैल्यूएट करना होगा। इफ नॉट, अगर वो टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ऑडिटर को उसका इफेक्ट भी इवैल्यूएट करना होगा कि मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो मेरे को इवैल्यूएट करना है और अगर पॉसिबल हो तो मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा। अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? आई विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। क्योंकि अगर मेरे कम्युनिकेशन का कोई वैल्यूज नहीं है, मेरे कम्युनिकेशन का कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, तो फिर ऑडिट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, आई विल नॉट बी एबल टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली, बिकॉज मैंने कहा मुझको यहाँ पे गलती दिख रहा है, प्लीज मुझको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो हाउ विल आई असेस आरएमएम, हाउ विल आई ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो मैं पहले इवैल्यू करूं, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि सामने से कोई जवाब आ रहा है क्या, टू वे कम्युनिकेशन है या, और वो एडिक्वेट है क्या। अगर नहीं है तो फिर मैं इवैल्यूएट करूंगा कि इसके इफेक्ट मेरे ऑडिट प्रोसीजर पे क्या हो रहा है, मुझको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मेरा आरएपी सही हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आई विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, आई कैन विड्रॉ फ्रॉम दी एंगेजमेंट। प्रोबेबली हो सकता है कि आपको ये कहीं ना कहीं लिखने का मौका मिल जाए एग्जामिनेशन में कि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल है, एडिक्वेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो आप एट द एंड वही करेंगे, अगर नहीं, अगर है तो ठीक है ना, नहीं है तो आप अपना कंसिडर करिए, आप अपना ओपिनियन बदलिए या फिर आप अपना ऑडिट एंगेजमेंट विड्रॉ करेंगे। एट द एंड की बात कर रहा हूं, एक तो आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, डिस्क्लेमर दे दो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है,
अगर अगर उससे भी बात नहीं बन रही है तो फिर अपना जो एंगेजमेंट है उससे आप विड्रॉ करिएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंटेशन। कुछ नहीं बोला है, 260 में आपने जो भी कम्युनिकेशन किया है उसका एक मस्त प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन बना के रखिएगा, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको वो काम है। उसका कॉपी जो है आपने रिटर्न करना है, उसको डॉक्यूमेंट करके आपने रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, नोट नंबर 1, सिग्निफिकेंस ऑफ द कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी। व्हाट इज सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हमको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना ही है। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? ऐसा कम्युनिकेट करने से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ऑडिटर को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं कि मैं उनको कम्युनिकेट करूंगा तो मुझको ये मिलने वाला है। तो क्या मिलने वाला है, देखिए पहले तो अगर एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन हुआ तो वो ऑडिटर को असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। किस बारे में हेल्प करेगा? हेल्प करेगा ऑडिटर टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट टू द ऑडिट। ऑडिटर को ऑडिट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो इंफॉर्मेशन मिलने में मदद होगी। साथ साथ ये टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा रिगार्डिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि मैंने इंफॉर्मेशन मांगा, ये इंफॉर्मेशन मिला, ऑडिटर देखो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने बता दिया, तो दे विल बी मेकिंग श्योर, दे विल बी सेटिस्फाइड, दे विल बी सिक्योर इनफ कि भैया ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। ऑडिटर कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है तो टीसीडब्ल्यूजी को कैसा पता चलेगा कि ऑडिटर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑडिटर ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टीसीडब्ल्यूजी ऑब्जेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये ऑडिटर को कैसा पता चलेगा? तो इट हेल्प्स द ऑडिटर टू डेवलप एंड मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो ये दोनों, पहला क्या आएगा, उसको जो ऑडिटर के लिए, ऑडिट के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगा, और टीसीडब्ल्यूजी के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ टीसीडब्ल्यूजी को भी मदद होगी कि वो चेक कर पाएंगे कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ओवरसी करने के लिए उनकी मदद होगी। बिकॉज हम टाइमली मैनर में ऑडिट के अंदर जो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होंगे, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होंगे, वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं टीसीडब्ल्यूजी को, तो टीसीडब्ल्यूजी ये ओवरसी कर सकते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में कोई गलती तो नहीं है। तो ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या बोलो, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। मेरे हिसाब से इस पे सवाल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्या ही पूछेंगे इसके अंदर, थोड़ा जनरलाइज पॉइंट है, रिलेशन मेंटेन करो, ये मेंटेन करो, तो मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर सवाल बनाया जा सकता है। ओके, एंड लास्ट वन, अभी लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, अगेन एक टाइम पास पॉइंट है, वो है ऑब्जेक्टिव। हर एक ऐसे का ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव है? हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, किस ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे, क्या अचीव करने वाले हैं? हम अचीव करने वाले हैं दैट पहले तो टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी, ये हम अचीव करना चाहते हैं। नंबर 2, हम प्रोवाइड करना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी को क्या, टाइमली मैनर में, कि हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है रिगार्डिंग द ऑडिट, और वो ओवरसी करे अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अभी जो हमने देखा इंपॉर्टेंस वही है कि हम टीसीडब्ल्यूजी से ऑब्टेन करें वट एवर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, और हम उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट क्या है, हमारा स्कोप क्या है, हमारा टाइमिंग क्या है। तो अभी जो देखा सिग्निफिकेंस वही ऑब्जेक्टिव के अंदर रिपीट हो रहा है। एक बार ऑब्जेक्टिव को रीड करो, यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया अपना ऐसे 260 के अंदर बस ये दो ही क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी आप एक बार पढ़ के निकल जाना, फटाफट ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे।
चलिए, सो यहाँ पे हमने बच्चों फिनिश किया अपना डिस्कशन ओवर एसे 260। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एसे 265। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वापस बता दूं, 260 के अंदर आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये बस 2 क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो 265 में आता है। 265 में देखो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि 260 में हम जनरल कम्युनिकेशन करते हैं टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ। 265 में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या, द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, ओके, दैट इज डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। टीसीडब्ल्यूजी को बता रहे कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स में क्या डेफिशिएंसीज है। फ्रेंड्स, हमने इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है वो समझा, और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग दिस इंटरनल कंट्रोल वो हमने लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में, चैप्टर 3 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब वही इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग करने के टाइम पे, ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करने के टाइम पे ये पता कर चुका है कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स में ये डेफिशिएंसीज है। जैसे बिना परचेस ऑर्डर का परचेस कर लेते हैं, बिना डॉक्यूमेंटेशन के गुड्स आपके कंपनी से बाहर जा रहे हैं, गुड्स रिसीट नोट बनाए बिना गुड्स अंदर आ रहे, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है नहीं, आपके कैश एक्सपेंसेस को बिना ऑथोराइजेशन के किया जाता है, कैश एक्सपेंसेस में कोई ऑथोराइजेशन का लिमिट लगाया हुआ नहीं है, बहुत सारे कैश एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस वाउचर्स के ऊपर आपके अकाउंट्स मैनेजर का साइन नहीं होता है, जो कि होना चाहिए। आपके इंटरनल कंट्रोल्स में ये बात बोली हुई है। आपके असेट बेचे जा रहे हैं, लेकिन असेट बेच करके जो पैसे आते हैं उसका प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होता है, स्क्रैप सेल पे प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होता है, उसके लिए आप सेल्स ऑर्डर जनरेट नहीं करते हो, कोटेशंस नहीं लेते हो। ये सारे इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसीज है। आपके पेमेंट, पेरोल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पेरोल के अटेंडेंस पे कोई कंट्रोल नहीं है, एडहॉकली बेसिस पे सैलरी दिया जा रहा है, मैनेजमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट के पर्सनल एक्सपेंसेस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में चार्ज होने के चांसेस ज्यादा है, पर्सनल असेट्स का इस्तेमाल मैनेजमेंट पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है। कितने सारे डेफिशिएंसीज हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल में। आपको इनमें से कौन से डेफिशिएंसीज कंट्रोल करने हैं वो आपको ऐसे 265 में देखने को मिल जाएगा। कुछ नहीं, बस 15-20 मिनट का डिस्कशन है। अगर आपने शांति से पढ़ लिया तो 265 हो जाएगा। हो सकता है इसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन में आ जाए। तो देखते हैं 265 हम पहले देखेंगे कि भैया ये डेफिशिएंसी और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय डेफिशिएंसी एंड व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। समझो बात को। एज आई टोल्ड यू, डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है, सिग्निफिकेंट नहीं, कुछ तो डेफिशिएंसी है। तो देखिए, अगर मान लो आपके कंपनी में इंटरनल कंट्रोल ही मिसिंग है, आपके कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स ही मिसिंग है जो कि नेसेसरी है। सुनिए बात को, अगर इंटरनल कंट्रोल जो नेसेसरी है वही नहीं है तो ये डेफिशिएंसी हुआ ना। मतलब आपके कंपनी में कैश वाउचर, कैश एक्सपेंसेस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में। कंट्रोल्स है लेकिन वो टाइमली मैनर पे मिसस्टेटमेंट्स को ना प्रिवेंट करते हैं, ना डिटेक्ट करते हैं, ना करेक्ट करते हैं, तो वो भी डेफिशिएंसी है। मतलब कंट्रोल्स है, सुनिए बात को, कंट्रोल्स है लेकिन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं है, या फिर आपके कंट्रोल्स ही नहीं है। ये दोनों भी कैटेगरी आपके डेफिशिएंसी में आती है। वापस एक बार, कंट्रोल्स है, ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, या कंट्रोल्स ही नहीं है तो डेफिशिएंसी है। तो व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब होता है ऐसी डेफिशिएंसी जो ऑडिटर के जजमेंट में इतनी सफिशिएंट है कि वो अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा विद द टीसीडब्ल्यूजी। मतलब सारी डेफिशिएंसीज की लिस्ट है, इसमें से ये डेफिशिएंसी ऐसी है जिसको हमको टीसीडब्ल्यूजी के अटेंशन में लाना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे डेफिशिएंसीज जो इतनी मेरिटोरियस है, मेरिटोरियस मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसको टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है, ये कम्युनिकेट नहीं किया तो चलेगा? बोला ना, ऑडिटर का जजमेंट है, ये मेरा जजमेंट है ऑडिट करने के टाइम पे। जैसे मान लो मैंने कहा
इस कंपनी में ज्यादा कैश एक्सपेंसेस होते नहीं है, तो कैश एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कितना करते हैं, मैक्सिमम 1000-2000 का कैश एक्सपेंस होता है। कंपनी का टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए, उसके अंदर 1000-2000 के कैश एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी इतने ज्यादा नंबर के नहीं होते, मैक्सिमम 1,00,000-2 लाख रुपए के टोटल कैश एक्सपेंसेस इस कंपनी के अंदर है, तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो बताएंगे क्या ये सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी है? भाई 100 करोड़ का कंपनी है, 2 लाख रुपए के एक्सपेंसेस के अंदर इधर उधर हो भी गया तो कोई चिंता नहीं है, वो मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, तो वो कंट्रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मान लो कंपनी के अंदर कैश एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं डेली बेसिस पे, उसमें कंट्रोल डेफिशिएंट है या कंट्रोल है ही नहीं, ये मैटर सिग्निफिकेंट है, ये मेरिटोरियस मैटर है जो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कंपनी स्क्रैप सेल करती है लेकिन स्क्रैप सेल पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई भी कैसे भी बेच रहा है, कितना स्क्रैप निकल रहा है, कितना बेच रहे हैं, इसका कोई आपने रिकंसिलिएशन ही नहीं बनाया हुआ है। प्रोडक्शन इतना होता है, 1000 टन अगर मटेरियल जाएगा तो उसके अंदर से 100 किलो आपका स्क्रैप निकलता है, या फिर मान लो 200 किलो स्क्रैप निकलता है, तो 200 किलो स्क्रैप जो निकल रहा है उसका सेल 200 किलो का नहीं दिख रहा है, ना वो इन्वेंट्री में दिख रहा है, ना वो फिजिकल इन्वेंट्री के अंदर स्क्रैप आपको दिखने को मिल रहा है इन्वेंट्री वेरिफिकेशन में। तो गया किधर स्क्रैप? भाई बेच रहे तो पैसे आए किधर? आए नहीं है, उसका अकाउंटिंग ठीक से नहीं हो रहा है। स्क्रैप सेल कर रहे थे 200 किलो का, दिखा दे 100 किलो का, दिखा दे 50 किलो का, कंट्रोल ही नहीं है, सिग्निफिकेंट है। तो अगर कंट्रोल है, ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल्स नहीं है, ये डेफिशिएंसी है। लेकिन इन डेफिशिएंसीज में से ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज है जो इतनी मेरिटोरियस है कि उसका अटेंशन टीसीडब्ल्यूजी को बताना ही पड़ेगा? ये ऑडिटर के जजमेंट में लगता है, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो ये होता है मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। कहीं पे एमसीक्यू में वगैरह आ गया व्हाट इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या व्हाट इज डेफिशिएंसी, तो लिखने का मौका मिल सकता है कि डेफिशिएंसी क्या होती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है। अगेन नेक्स्ट वन, बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, कैसे कम्युनिकेशन करना है। तो अगर 260 का कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिकली आपने क्या करना है, टाइमली बेसिस पे करना है, रेटिंग में करना है। भाई ये दो बातें उधर भी थी, कम्युनिकेशन करना है तो टाइमली बेसिस पे करना है, और मतलब ऑडिट करने के दौरान तुमको पता चला कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, लगेज कम्युनिकेट करो ना। ऑडिट खत्म होने के बाद कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या फायदा उस बात का? टाइमली मैनर पे करना है और रेटिंग में करना है। साथ साथ अदर कोई डेफिशिएंसी होगी दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट सफिशिएंट टू मेरिट द मैनेजमेंट अटेंशन। मतलब ऐसी कोई मैटर्स जो ऐसे कोई डेफिशिएंसी जो मैनेजमेंट को नहीं बताया, आप उसको टीसीडब्ल्यूजी को बता सकते हो। एंड कम्युनिकेट इन राइटिंग द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। भैया क्या है, राइटिंग में करो और टाइमली बेस पे करो, दो ही बात है, राइटिंग में करो और टाइमली मैनर में करो, बात खत्म। वहां भी 260 में भी सेम जवाब था, 265 में भी सेम जवाब है, बात खत्म। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहां पे पेज नंबर 45 पे आएंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। मतलब देखो सवाल क्या है, आपको आपके पास ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ऑडिटर को बता रहे हैं कि भैया ये होता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। मतलब डेफिशिएंसी तो आपके सामने है, लेकिन अगर ये नीचे दिए गए फैक्टर्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, अगर ये 7 पॉइंट अगर आपको दिखे किसी भी डेफिशिएंसी के अंदर, तो समझो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। मतलब आई कैन से ये क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स which assist auditor to identify significant deficiency in internal control। ऐसा सवाल बनाया जा सकता है, what are the factors assisting auditor to identify significant deficiency in the internal control। तो कौन से फैक्टर्स हैं, समझिएगा बात को, तब देखिए। नंबर 1, indication that significant transactions with the management, जिसके अंदर मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है। भाई सिंपल है ना, एकदम लॉजिकल है, तुमको इसमें याद रखने के लिए ज्यादा दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं है। तुमको लगा कि जो भी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ना, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, उसके अंदर मैनेजमेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, जो कि ठीक तरीके से टीसीडब्ल्यूजी ने स्क्रूटिनाइज नहीं किया है।
मतलब हो सकता है कि आज आप सेल कर रहे हो एक ऐसी एंटिटी को जिसके अंदर आपके कॉमन डायरेक्टर्स हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर सेम है, आपके कंपनी के डायरेक्टर सेम है, या वो डायरेक्टर्स की ही कोई प्रोप्राइटरशिप है जिससे आप सेल कर रहे हो, जिसके परचेस कर रहे हो, और वो जो ट्रांजैक्शन है वो टीसीडब्ल्यूजी ठीक से स्क्रूटिनाइज नहीं करता है, चांसेस आर देयर मैनेज इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। लॉजिकल बात है ना कि आप अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो यू शुड बी एबल टू चेक इट प्रॉपरली कि रिलेटेड पार्टी है तो वो ठीक से वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई पैसों की अफरा-तफर तो नहीं हो रही है। तो ये एक इंडिकेटर हुआ आपके लिए कि मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है उस ट्रांजैक्शंस के अंदर जिसको टीसीडब्ल्यूजी ठीक से स्क्रूटिनाइज नहीं कर रहा है। वन ऑफ द वे जिसके अंदर आप कह सकते हो कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट फ्रॉड के अंदर आपको मिल चुके हैं, चाहे मटेरियल हो मटेरियल नहीं हो, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, मतलब चांसेस आर देयर कि इंटरनल कंट्रोल में बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है, टीसीडब्ल्यूजी स्क्रूटिनाइज नहीं कर रहे, या मैनेजमेंट ही फ्रॉड के अंदर अटक गए। नेक्स्ट वन, एंटिटी के पास रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस ही नहीं है। जैसे गोइंग कंसर्न की बात करते तो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना, गोइंग कंसर्न ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर देयर आर एनी इंडिकेटर्स व्हिच एडवर्सली इफेक्ट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इसका असेसमेंट मैनेजमेंट ने करना होगा ना। अगर मैनेजमेंट के पास गोइंग कंसर्न का कोई असेसमेंट का कोई सीन ही नहीं है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी है। या फिर एंटिटी के पास रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है लेकिन वो इनइफेक्टिव है, मतलब अगेन कंट्रोल्स है लेकिन ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है। गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करते हैं लेकिन ठीक से नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, जो भी असेसमेंट करते हैं आप, कंट्रोल तो ठीक है, कंट्रोल से गोइंग कंसर्न असेसमेंट ठीक से होता है, लेकिन उससे आने वाले जो आपके रिस्क है, इस रिस्क को आप ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते हो। गोइंग कंसर्न में बोला है कि ये एडवर्स की फाइनेंशियल रेशोज है, आप बहुत सालों से लॉस इनकर कर रहे हो, कंपनी का नेगेटिव नेटवर्थ है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, लॉस ऑफ की मैनेजर पर्सन, लॉस ऑफ की कस्टमर्स, लॉस ऑफ की प्रोजेक्ट्स, ये सारे इंडिकेटर्स है। आपने क्या रिस्पॉन्स किया गोइंग कंसर्न के रिलेटेड जो इंडिकेटर्स, उसको क्या रिस्पॉन्स किया? कुछ नहीं, बस मुझको मिला, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब तुमको पता चला है कि तुमको बीमारी हुआ है लेकिन तुमने दवा दारू नहीं किया, क्या मतलब है भाई इस बात का? तो मतलब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। Then misstatements detected by the auditor procedure that were not prevented detected by internal control. Internal control आपके misstatement को prevent नहीं कर पाया, detect नहीं कर पाया, correct नहीं कर पाया। Evidence that management is inability to oversee the preparation of financial statement. आपको ऐसे evidence मिले कि management financial statement को prepare करने के टाइम पे ज्यादा सीरियस ही नहीं है, किसी भी प्रकार के जो आपके बैलेंस शीट P&L आपके सिस्टम से जनरेट होता है वही आपको देते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है कि इनपुट सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल नहीं है, जो एंट्री पास कर रहा है ऑटोमेटिक जो बैलेंस शीट P&L बन रहा है सिस्टम से वही आपके सामने रखा जा रहा है। कितने सारे मिसस्टेटमेंट है उसके अंदर, मतलब मैनेजमेंट इज इनेबल टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर्स ऑन फ्रॉड एज अ प्रायर पीरियड इन द इवेंट ऑफ करंट ईयर। वो छोड़ दो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपके इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि भैया यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। कौन कौन से पॉइंट याद रखेंगे, मैं आपको बोलता हूँ वो पॉइंट याद रखेंगे। 5 पॉइंट याद रख लो, बात खत्म। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि मैनेजमेंट आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है, टीसीडब्ल्यूजी उसको स्क्रूटिनाइज नहीं करता है। दूसरा, मैनेजमेंट का फ्रॉड आपने आइडेंटिफाई किया। तीसरा, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक से ओवरसी नहीं करते है। तीसरा। चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे कि भैया एंटिटी के पास रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है। पांचवा पॉइंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है लेकिन इनइफेक्टिव है और उसको वो ठीक से क्या नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड भी नहीं करते उससे आए हुए जो भी रिजल्ट्स है। ओके, वापस एक बार, कौन सा क्वेश्चन ऐसे 265 के अंदर आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहां पे हम मानेंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स या मैटर, या फिर बोलेंगे एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। एग्जाम में आपको इस पे सवाल बन सकता है, ठीक है, ऐसे 265 में। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स है? पहला इंडिकेटर जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला, दैट इज मैनेजमेंट कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है या इंटरेस्टेड है और इसको टीसीडब्ल्यूजी ठीक से स्क्रूटिनाइज नहीं करता है। नंबर 2,
आपने याद रखना है कि अगर मैनेजमेंट का फ्रॉड नजर आया तो आपके इंटरनल कंट्रोल सिग्निफिकेंटली डेफिशिएंट है। तो ये मैनेजमेंट जो आपका बनाता है कंट्रोल वही उसको तोड़ता है, तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा याद रखना है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के टाइम पे ठीक से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरसी नहीं करता है। फोर्थ वन, कंपनी के पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है लेकिन वो इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव, ठीक से काम नहीं करता है। और छठा पॉइंट आप याद रखना चाहो तो देखो कि जो भी आपके आइडेंटिफाइड रिस्क है उसको आप ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो ये होते हैं आपके क्या बोलो इंडिकेटर्स की। अगर ये 6 पॉइंट आपको नजर आ गए तो ऑडिटर समझेगा कि भैया देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। शांति से लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं, एग्जाम में यह सवाल बन सकता है। चलिए नेक्स्ट वन। नाउ प्रोसेस के अंदर एक बात जो है राइटिंग में होना चाहिए। प्रोसेस के अंदर एक बात हो सकती है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप याद रखेंगे इसके अंदर राइटिंग में होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। और साथ साथ ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग प्रोसेस के अंदर, दैट इज ऑडिटर शैल इंक्लूड अ रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, कि उस इंटरनल कंट्रोल का डेफिशिएंसी का डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब डिस्क्राइब करिए कि एक्चुअली क्या डेफिशिएंसी है। स्क्रैप सेल में आपका कोई ऑथोराइजेशन नहीं है, स्क्रैप सेल का इन्वेंटरी मैच नहीं होता है, इनपुट इतना आया है उसके बाद इतना आउटपुट आना चाहिए, इतना स्क्रैप आना चाहिए, उसका कोई डिटेल नहीं है, इन्वेंटरी के अंदर भी वो नहीं है। क्या आपने डेफिशिएंसी पाया उसका डिस्क्रिप्शन दे दो, साथ साथ उसको मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो भी प्रोवाइड करो। जैसे आप एक क्वांटिटेटिव डिटेल भी दे दो, आपने बोल दिया कि क्वालिटेटिव कि भाई ये गलती है, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए, बिकॉज अगर उनको पता होता तो उसके ऊपर वो कोई कंट्रोल लगा देते, उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, इसलिए तो तुमको बोला हुआ है कि हमको बताओ क्या गलती हुआ है। तो आप उसके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर लो ताकि उनको इस बात का अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बात समझे नहीं समझे? तो आप 3 बातें याद करेंगे इसके प्रोसेस के अंदर, पहला टाइमली मैनर में, राइटिंग में, और तीसरा कि आप उस डेफिशिएंसी का डिस्क्रिप्शन साथ साथ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करो। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके अंदर वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आप क्या लिखेंगे? नंबर 1 टाइमली मैनर में करो, दूसरा राइटिंग में करो, और तीसरा कम्युनिकेट करना है क्या, एक तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दो उनका, और उसके साथ साथ जो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन किसके लिए, जस्ट टू गिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेफिशिएंसी, वो आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होगी।
ओके, तो ये होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए बस आखिरी पड़ाव बचा इसके अंदर, डिस्कस करते हैं ये वाला पॉइंट। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग whether the deficiency or a combination of deficiency internal control constitute a significant deficiency। देखो ये जो पॉइंट है इसमें अंदर क्या पड़ा कि कौन से इंडिकेटर्स है जो इंडिकेट करते हैं कि भैया यहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कौन से मैटर्स है जो ऑडिटर कंसिडर करेगा इन डिटरमाइनिंग कि ये डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल लेके नहीं, जो कि सिग्निफिकेंट हो सकती है। मतलब ये मैटर ऑडिटर कंसिडर करेगा। और नीचे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कौन से इंडिकेटर्स है। ऑडिटर चेक ये करेगा, ये चेक करेगा, और ऑडिटर को ये बता रहा है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। ओके, इस पॉइंट में और ऊपर वाले पॉइंट में फर्क क्या है, ये ऑडिटर को इंडिकेट कर रहा है कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, और ये ऑडिटर चेक करेगा टू सी वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट। दोनों में से जो ये वाला पॉइंट है दैट इज दिस वन, एग्जाम्पल इंडिकेटर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ के उसको निकाल देते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहला लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी। ऑडिटर ये असेस करेगा कि डेफिशिएंसी होने का लाइक्लीहुड क्या है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होने के। उसके लिए वो आरएपी करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा, इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा। नंबर 2 कि फ्रॉड और लॉस का ससेप्टेबिलिटी, यानी कि उसका क्या डाउटफुलनेस है कि फ्रॉड हो सकता है, ये हो सकता है, अगेन उसके लिए आरएपी करेगा, इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में, किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में कितना वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है, जो कि हो सकता है डेफिशिएंसी बता पाए। मतलब हो सकता है कि किसी एक ट्रांजैक्शन के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि ज्यादा यूज नहीं होता है, स्क्रैप सेल के अंदर ज्यादा एंट्री दिख रहे हैं भाई, पता चला रेगुलर सेल ज्यादा स्क्रैप सेल्स में एंट्री होती है। मतलब दिस इज द एग्जाम्पल कि जिसके अंदर ऑडिटर चेक करके बता पाएगा कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि नहीं। द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स क्या है, कि कंट्रोल्स ओवर प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन एप्लीकेशन कैसा है, कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी कितने हैं। मतलब ये ऑडिटर चेक करेगा रिलेटेड पार्टी, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल कैसे है उनके, पीरियड एंड के ट्रांजैक्शंस वो कैसे चेक करते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको ये बता रहे हैं कि भैया ऑडिटर ये सब कुछ चेक करेगा टू सी वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट। ऑडिटर ये सब कुछ करेगा, चेक करेगा टू सी वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट। मेरे हिसाब से ये कोई एग्जांपल जो है, ये कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आने के लायक नहीं है। फिर बचा हुआ पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ नहीं, कि ये बोलता है कि आप अप्रोप्रिएटली टीसीडब्ल्यूजी को, मैनेजमेंट को डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल जो है वो बताएगा, बात खत्म। ये स्कोप वाला पढ़ने का पॉइंट कोई जरूरत नहीं है। 265 यहाँ पे खत्म कर लिया। 265 के अंदर बस यही 2 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 260 के अंदर ये 2 क्वेश्चंस और 265 के अंदर ये 2 क्वेश्चन। तो आज मैंने आपको 4 ऐसे क्वेश्चन बता दिए जिसके अंदर से एक क्वेश्चन प्रोबेबली हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमने फिनिश किया अपना एसे 260 और 265 का डिस्कशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।